हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसके बारे में फुल्ली डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी ऊष्मा गतिकी जो होती है वो क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की मतलब एक ऐसी शाखा जिसमें या तो जिसके अंतर्गत जो ऊर्जा होती है तथा उसके ऊर्जा के जो मतलब आदान प्रदान होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई हीट है, आपको हीट है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपका फर्स्ट माध्यम है, यानी कि आपका कोई भी मतलब जैसे मान सकते हैं आपका कोई सिस्टम 1 है और यह सिस्टम 2 है। तो पहली बात तो यहाँ पे किसकी स्टडी की जाएगी, सबसे पहले तो हीट के बारे में। यानी कि हीट है तो कैसे है और इसका जो आदान प्रदान है यानी कि जो इसकी प्रोसेस हो रही है उसके बारे में पूरा जो डिटेल्ड हमारा जो प्रोसेस था उसके बारे में स्टडी किसने की, थर्मोडायनेमिक्स ने। ठीक है ना, सो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स था वो केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ठीक है ना, आगे चल के आपके बीएससी एमएससी में भी आती है और इसमें जेई से बहुत ही अच्छा वेटेज आते हैं। ठीक है ना, और आपके नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ये सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है। अब हीट देखिए, अभी यहाँ से यहाँ गई, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में गई, तो यहाँ पे जो हीट में जो एक्सचेंज हुआ यानी कि जो भी हमारा चेंज आया उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हीट से मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सिस्टम बने हमारा। ठीक है ना, अब उसमें जो ऊष्मा है अब वो दूसरी सिस्टम में यानी कि सेकंड सिस्टम में जा रही है, तो उसके बारे में, और जो ऊर्जा स्वयं है मतलब सिस्टम 1 में उसके बारे में, और सिस्टम 2 में जो भी ऊर्जा है मतलब ऊर्जा के बारे में या ऊर्जा के आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जो भी स्टडी करता है वो कौन करता है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स करता है। कौन करता है, थर्मोडायनेमिक्स करता है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हीट का एक्सचेंज, ओनली क्या हो, हीट का एक्सचेंज हो, उसे क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। जब हमारा हीट का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या क्या है। ठीक है ना, बात करें जैसे तंत्र है आपका, तंत्र निकाय या सिस्टम। ठीक है ना, अब ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसा भाग जो ऊष्मा का परिवर्तन करता है यानी कि ऊष्मा का ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, जिस भाग को ऊष्मा गतिकी के अध्ययन के लिए चुना गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब मान लीजिए कि आपका ये कोई तंत्र है यानी कि सिस्टम है। ठीक है ना, तो इसे इसे किस लिए चुना गया, इसे ऊर्जा के जो आदान प्रदान था उसके लिए चुना गया। ठीक है ना, इसे सिलेक्ट किया गया किसके लिए, जो मतलब ऊष्मा जो यानी कि हीट का जो एक्सचेंज होता है ना उसके लिए इसको क्या किया, चुना गया। ठीक है ना, सिलेक्ट किया गया। बात करें परिवेश, परिवेश है। अब परिवेश हमारा, ये हमारा तंत्र है और ये हमारा क्या है, परिवेश है बड़ा सा। ये हमारा क्या है, परिवेश है। ये हमारा क्या है, परिवेश। परिवेश मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सराउंडिंग्स है। ठीक है ना, तो सराउंडिंग्स क्या है, ब्रह्मांड का शेष भाग जो तंत्र के घेरे मतलब तंत्र को जो घेरे रहता है उसे क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। ठीक है ना, अब जब तंत्र व परिवेश, जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें ही क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। यानी कि इसके अंदर ही क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है यूनिवर्स के अंदर, और यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आता है, हमारा तंत्र और निकाय यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है ना, बात करें सीमा यानी कि बाउंड्री, वह भाग जो तंत्र व परिवेश को पृथक करता है। यानी कि बाउंड्री कौन सी होगी यहाँ पे, ये बाउंड्री हमारी, यानी कि जो इसको कवर कर रही है सिस्टम को। ठीक है ना, उसको बोलेंगे बाउंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमारी जो उसको कवर कर रही है उसे क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, यानी कि सीमा बोलेंगे। ठीक है ना, ये सीमा होती है ना काल्पनिक व वास्तविक होती है, यानी कि ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, मतलब कोई भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यदि हम बात करें, यदि आपका बहुत सारे इसमें निकाय, निकाय की बात करते हैं। ठीक है ना, जो आपका निकाय होता है वो होता क्या है, फिर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो तंत्र की बात करें तो ऊर्जा तथा मतलब ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, द्रव्य का आदान प्रदान होता है, वो तंत्र मतलब सबसे पहले हमारा निकाय आया, सिस्टम।
ठीक है। ये जो था हमारा, इसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या थी, यानी कि इसका जो रोल हमारा था इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, इसका रोल क्या था हमारा, तो ये क्या करता था, जो मतलब ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता था ना, वो किसके अंडर में होता था, किसके अंडर में होता था, यूनिवर्स के अंडर में होता था। और जो करता था वो कौन होता था, सिस्टम होता था हमारा, ठीक है ना। अब सिस्टम भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो तुम्हारा खुला तंत्र, एक होता है बंद तंत्र और विलगित तंत्र, ठीक है ना। यानी कि एक तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो फिर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा खुला तंत्र है, कौन सा बंद तंत्र है और कौन सा विलगित तंत्र है, ठीक है ना। ऐसा तंत्र या निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा, मतलब जो फर्स्ट है हमारा इसमें ओपन सिस्टम, यानी कि खुला तंत्र। मान लीजिए ये हमारा तंत्र है और ये हमारा क्या है, परिवेश है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में यदि द्रव्य व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो, कहने का तात्पर्य क्या हमारा यहाँ पे, कि मान लीजिए कि आपने कोई गर्म पानी रखा है, ठीक है ना, वो भी खुला हुआ, ठीक है ना। तो मतलब जैसे जैसे आप उसको गर्म कर रहे हैं तो पानी कम हो रहा है, यानी कि ऊर्जा बन के बाहर भी जा रही हो, ठीक है ना। उसके बाद इसमें द्रव्य है, द्रव्य में भी कमी हो रही है, यानी कि एक्सचेंज तो हो रहा है ना इसमें द्रव्य और ऊर्जा में, तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। खुले बीकर में रखा पानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड की बात करें बंद तंत्र, यानी कि क्लोज इंटरवल, ऐसा ऐसा इंटरवल जो कि मतलब उसके परिवेश के साथ ऊर्जा का तो मतलब वो करता है आदान प्रदान, यानी कि सेकंड क्या हमारा, क्लोज सिस्टम। वह सिस्टम जो तंत्र के साथ परिवेश का ओनली ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, ऊर्जा का एक्सचेंज करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोज क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम, यानी कि बंद पात्र, ठीक है ना। अब बात करें जो हमारा बंद पात्र होता है वह क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बंद पात्र में क्या रखा हुआ जल है, ठीक है ना। बंद पात्र में जो रखा हुआ जल है उसकी जो ऊर्जा है, वो हीट जो है वो तो निकल जाएगी सतह से, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होती है। बट आपने देखा होगा कि उसमें द्रव्य में कमी नहीं होगी, क्योंकि वह क्या है, बंद है एक टाइप से, ठीक है ना। तो उसमें कमी भी होगी द्रव्य में। और आपने इसे देखा होगा, किसी भी पानी को उबालने के लिए हम रख दिए, मतलब हमने रख दिया अगर किसी भी पानी को उबालने के लिए, उसे खुला छोड़ दे, तो आपने देखा होगा कभी कभी द्रव्य में कमी होती है, जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता जाता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, वैसे वैसे द्रव्य में कमी होती है, ठीक है ना। वो कैसा सिस्टम होता है, हमारा खुला सिस्टम होता है, ठीक है ना। बात करें थर्ड है आइसोलेशन सिस्टम। आइसोलेशन सिस्टम के बारे में बात करें, विलगित तंत्र के बारे में बात करें, तो क्या होगा, ऐसा तंत्र जो ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करे और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान करे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए थर्मस है, आपका थर्मस, जैसे आपने देखा होगा कि मिल्टन का थर्मस हो गया, इस टाइप के जो भी आपके स्टील के थर्मस होते हैं, उन थर्मस में क्या सीन होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप उसमें यदि आपने चिल्ड पानी रख दिया, एकदम बढ़िया ठंडा पानी रख दिया, तो वो आप अगर 10 घंटे बाद भी निकाल के देखेंगे ना, तो पानी ठंडा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना ही द्रव्य का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो हमारा तंत्र होता है, यानी कि सिस्टम होता है, वो क्या होता है, आइसोलेशन, यानी कि विलगित तंत्र, ठीक है ना। आगे बात करें तो ऊष्मागतिकी के कुछ स्थूल गुण भी होते हैं, यानी कि ऊष्मागतिकी में कभी भी छोटे छोटे अणुओं में ऊर्जा का अध्ययन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि थर्मो में, मैं इसको शॉर्ट में थर्मो बोलूँगा, आप समझ जाना। थर्मो में मतलब जो छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु में ऊर्जा का अध्ययन नहीं होता है, में ऊर्जा का की स्टडी नहीं होती है, स्टडी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारा थर्मो में क्या होता है, जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनके लिए
हमारे इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्टडी नहीं की जाती है, ठीक है ना। बात करें आंतरिक ऊर्जा के बारे में, तो जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, अच्छा टॉपिक है, आपको बताइए इसके बारे में। इंटरनल एनर्जी, बात करें इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक्स है, किसी भी मतलब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि मान लीजिए थर्मोडायनामिक सिस्टम है, यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय है ये हमारा। अब उस इसमें जो उपस्थित काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की योग को क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनर्जी, आई। कुछ बात समझ में आई आपके, ठीक है ना। तो जो हमारा कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, ठीक है ना, उसमें यदि हमारी जो भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस वजह से सब होगा हमारा, वो क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब जो हमारी मतलब जो हमारी ऊर्जाओं का योग होता है इंटरनल एनर्जी, इसे हम यू से मतलब डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? यू से। इस किससे डिनोट करते हैं? यू से। बात करें ऊष्माक्षेपी, 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 ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस के लिए, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि क्या? ऊष्माक्षेपी यानी कि क्या? ये क्या करते हैं? तंत्र से ऊर्जा जो होती है, यानी कि मान लीजिए कि आपका ये तंत्र है, सिस्टम है, तो आपका यह क्या है? सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शंस होती है, इसमें क्या होता है कि जो उनकी ऊर्जा होती है तंत्र से क्या जाती है? बाहर जाती है। किसमें? परिवेश में। इसलिए क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि ऊर्जा में कमी हो रही है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारी जो होगी वो नेगेटिव होगी ना। अब यदि बात करें, ये हमारा प्रोसेस है, ऐसा करके हमारा तंत्र है, सिस्टम है, और ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऊर्जा अंदर जा रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ऊष्माशोषी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ऊष्माशोषी। यानी कि यदि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, यानी कि क्या है कि जो हमारा सराउंडिंग है, परिवेश है, उससे क्या जा रही है? सिस्टम में ऊर्जा जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा किससे हो रहा है? परिवेश से तंत्र में हो रहा है, जिससे क्या यहाँ पे क्या होगी? वृद्धि होगी। ये हमारा पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हमारा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग में ऊर्जा जा रही है ना सिस्टम से निकल के, तो सिस्टम में ऊर्जा की कमी हो रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा ना एनर्जी का जो वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा होता है। अब मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसका मतलब अपन वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब एक ही तंत्र में बहुत सारी ऊर्जाओं को भी मतलब एक साथ माना जाता है। और आपको पता है जैसे घूर्णन एनर्जी होगी, और हमारी रोटेशन एनर्जी होगी, और हमारी कंपन ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण ऊर्जा होगी, ये सारी बहुत सारी ऊर्जा होती है जो हमारी, उनको एक साथ अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो संभव थोड़ी होगा ना, मतलब एक टाइप से इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। बात करें ऊष्मागतिकी के जो स्थूल गुण होते हैं, उनके प्रकार जो होते हैं ना वो। अब बात करें गहन मात्रात्मक गुण, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? गहन या मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण। अब गहन या मात्रात्मक गुण के बारे में बात करें तो तंत्र में उपस्थित पदार्थ का वह गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, यानी कि मान लीजिए कि मतलब इट्स नॉट डिपेंडेड it's not dependent on quantity of matter, यानी जो पदार्थ की मात्रा होती है उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए आपने तापमान, टेम्परेचर है, अब मान लीजिए आपने कभी ऐसा सुना है क्या डॉक्टर को बोलते हुए कि हाँ भाई मैं आपका टेम्परेचर 100 डिग्री मतलब एक किलो के टेम्परेचर मतलब एक किलो मतलब आपका टेम्परेचर क्या है? 1 किलो है। आपने ऐसा कभी सुना है क्या? और आपने सुना होगा कि इसे मान लीजिए कि भाई आपके मतलब जो मान लीजिए कि जैसे कि दाब हो गया, दाब
आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि आपने कितने लीटर दाब दिया, कितने किलोग्राम दाब दिया? क्यों? सुना है क्या आपने ऐसा? वैसा नहीं सुना होगा, गलत हो गया। ये सब के हमारे मात्रात्मक गुण हैं। सेकंड की बात करें, विस्तृत गुण। विस्तृत गुण जो होते हैं ये जस्ट इनका उल्टा होते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं किस पे? क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं किस पर? क्वांटिटी पर। किसकी क्वांटिटी पर? जो मैटर की क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करते हैं तो जैसे आयतन हो गया आपका, वॉल्यूम, तो मास द्रव्यमान, इंटरनल एनर्जी, ये सारी किसी के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब जैसे इंटरनल एनर्जी है तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊर्जा की मात्रा के ऊपर डिपेंड करना है ना। क्यों कर रहा है ना। यदि बात करें आपसे मतलब किसी दूध वाले ने आपसे बोला कि भैया मुझे कल से 1 लीटर दूध और चाहिए, तो उसमें आपने देखा होगा जो मात्रा होती है क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि मात्रात्मक गुण जो हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा है, मतलब विस्तृत हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विस्तृत गुण बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मुझे लग रहा है आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि अवस्था फलन। भाई अच्छा टॉपिक है ये भी। अवस्था फलन होता क्या है, ठीक है ना। तो बात करें ये मतलब ऐसे ऊष्मागतिकी का जो गुण जो निकाय में मतलब निकाय की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन करते हैं और तंत्र के पहली की स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें देख सकते हैं पूरा कि निकाय है, निकाय की अवस्था में चेंज, अवस्था में चेंज, निकाय की जो अवस्था है उसमें क्या हो? चेंज हो। जब निकाय की अवस्था में चेंज हो, जब पहले की स्थिति और अंतिम की स्थिति, अंतिम स्थिति जो हो क्या है? डिपेंड मतलब निर्भर करती है। जब कहने का मतलब क्या है कि निकाय की अवस्था में चेंज हो जब, इसको हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति किसकी? निकाय की, और अंतिम स्थिति निकाय की क्या हो? सेम। जब जाके इसमें निकाय की अवस्था में चेंज होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि किसी जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है और इसके ताप को 100 डिग्री कर दिया गया, तो इसके ताप में तो परिवर्तन कर दिया गया पर इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब बात करें आगे, नेक्स्ट की बात करें तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? केवल यह एक क्या है? रेखा है। यह देखा जाता है मतलब कि जो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति है क्या प्राप्त हुई, ठीक है ना। अवस्था फलन का यही सीन होता है जिसमें मान लीजिए कि कभी यह नहीं देखा जाता है कि जो परिवर्तन होता है ना किस विधि से हुआ। कहने का मतलब ये है कि अवस्था फलन है, इसका कारण नहीं जाना जाएगा। अवस्था में चेंज हुआ बट रीजन नहीं जाना जाएगा। अवस्था में चेंज पर कारण नहीं जाना जाता, पर रीजन का पता नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें रीजन का पता नहीं होता है, बट हाँ इतना पता होता है कि चेंज हुआ है, ठीक है। बात करें मतलब किस विधि से हुआ ये भी नहीं पता चलता अपन को, क्योंकि जब परिवर्तन के बारे में बात ही नहीं हो रही है मतलब किस प्रकार से हुआ, तो विधि के बारे में कैसे पता होगा, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं बात, तो बल्कि यह देखा जाता है कि पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या प्राप्त हुई, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर कैसे पहुंचे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने दाब, ताप और आयतन, तो जैसे मान लीजिए आयतन को लिया हमने, तो आप कभी पूछते क्या दूध वाले से कि भैया आपने मतलब कौन सी प्रोसेस यहाँ पे अपनाई, कौन सी विधि से आपने हमारे दूध को डाला, जो भी आपका पतीला है उसमें आपने दूध कैसे डाला हमारा पतीले में? आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया आपने अपने दूध वाले से? नहीं किया होगा कि बिकॉज इसके पीछे कोई इतना बड़ा मेथड नहीं होता, मतलब एक टाइप से एक काम हो रहा है बट इसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है, ठीक है ना। अब बात करें जो हमारे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होते हैं जो निकाय की अवस्था में चेंज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जो निकाय की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बात करें जो हमारे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होते हैं वो होते क्या है,
ठीक है ना। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो हमारे होते हैं वो होते क्या है, तो मतलब आपको मैंने बता दिया कि जब मान लीजिए ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये बात है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसमें हमारा फर्स्ट जो आता है हमारा समतापीय, आइसोथर्मल। यानी कि समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि जब तंत्र के प्रत्येक पद में ताप नियत हो, यानी कि ताप क्या हो, नियत, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आपका तो क्या होगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी टेम्परेचर में, ठीक है ना। यह प्रक्रम जो होता है हमारा स्थिर ताप पर संपन्न होता है, ठीक है ना। अगला है हमारा समदाबीय, आइसोबारिक प्रोसेस। समदाबी यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि बात किसकी हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि जो हमारा दाब होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, यानी कि जो हमारा सम आयतनीय प्रक्रम होता है वो क्या होता है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमारा यानी कि जैसे कि हमारा आपको ये भी इसी तरह हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें जो आपकी आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज होता है उसका परिकलन हम कैसे किया जा सकते हैं, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा जो होती है हमारी उसका परिकलन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करें तो जो हमारी आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज होता है हमारा, ठीक है ना, चेंज इन, सॉरी इसको नोट पे लिखिएगा कि चेंज इन, चेंज चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। या हम इसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू UB माइनस UA, यानी कि निकाय की प्रारंभिक अवस्था होगी एक, तो मतलब निकाय की अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है ना। अब हम बात करें अगली कि जो हमारी ऊष्मा होती है उसको, ऊष्मा हीट, अगले पेज में बात करें, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ऊष्मा होती है हमारी ऊर्जा का रूप होती है और उसका जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है ताप में परिवर्तन करके किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जब इफ टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज हो तो जो हमारी ऊष्मा होती, ऊर्जा होती है वही क्या बन जाती है, ऊष्मा। जब टेम्परेचर में चेंज होगा, जब हमारी ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो जो हमारी ऊष्मा होती है उसको Q से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, Q से करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं Q से। आगे बात करें तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप से, यानी कि जो टेम्परेचर हाई है उससे किसकी तरफ होगा, जो टेम्परेचर लो है उसकी तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह एक बीजगणितीय राशि होती है, मतलब इसका मान हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसे हम प्लस Q से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जब परिवेश का ताप निकाय के ताप से कम हो, यानी कि जब परिवेश का ताप ज़्यादा हो तो नेगेटिव होगा हमारा, माइनस Q होगा। और जो हमारा ऊष्मा है ना एक अवस्था फलन नहीं है, यानी कि ऊष्मा आपने कैसे प्रदान की उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका मान जो है पथ पर निर्भर करता है, ठीक है ना, पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। अवस्था फलन नहीं है पहली बात तो, अवस्था फलन नहीं, पथ पर निर्भर भी नहीं करता है, पथ पर निर्भर होता है, पथ पर निर्भर होता है, क्या, पथ पर निर्भर होता है, ठीक ना, ये पथ पर निर्भर होता है। अब इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है, जूल हो गया।
और हमारा सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, ठीक है ना। बात करें जैसे कि हाँ, अब इसमें एक संबंध भी होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है ना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। बात करें कि कार्य के बारे में, तो निकाय की अवस्था में परिवर्तन से निकाय की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है, क्या है कि जो निकाय की अवस्था में, निकाय वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जब हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब चेंज इन सिस्टम, जब चेंज इन सिस्टम होगा तो हमारी निकाय की ऊर्जा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जो ऊर्जा में परिवर्तन है उसी को बोलते हैं, कार्य को बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क के होगा, ठीक है ना। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क होगा। और ये हमारी पता है कि ये हमारी क्या है, एक एल्जेब्रिक राशि है, यानी कि भौतिक राशि, हाँ, बीजगणितीय राशि है जिसका मान पॉजिटिव होता है, मतलब यह पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी कि ये क्या है, एक टाइप से सदिश है, कार्य एक सदिश, ठीक है ना, सदिश राशि है। जब परिवेश निकाय पर कार्य करे, यानी कि जब परिवेश जो होता है निकाय पर कार्य करे, परिवेश यानी कि तंत्र, और ये परिवेश, जब सराउंडिंग है जो इस पर कार्य करे, सराउंडिंग इस पर कार्य करेगा तो हमारा क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी क्या होगी, ऊर्जा एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जो हमारा डब्ल्यू का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस हो जाएगा डब्ल्यू। और जब सिस्टम कार्य करेगा सराउंडिंग पे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इधर क्या कार्य, और ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम, यह एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आपने कार्य स्टार्ट किया, साइक्लिक प्रोसेस यानी कि जो हमारा ऐसा प्रोसेस जो प्रारंभिक स्थिति, मतलब प्रारंभिक स्थिति से लेके वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। कोई कार्य हमने स्टार्ट किया, अब वो स्टार्ट हुआ अपनी जो फर्स्ट की जो इनिशियल स्थिति थी, यानी कि इनिशियल सिचुएशन से स्टार्ट हुआ और वापस इनिशियल सिचुएशन पे आ जाए, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमारा किसमें क्या होता है, ये जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, या अग्र प्रदीप दोनों में होता है। यह अग्र व प्रतीप दोनों डायरेक्शंस में होता है, दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, ठीक है ना। इस प्रक्रम में तंत्र व परिवेश दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। यानी कि जो हमारे सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, यानी कि साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्रम में अगर हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन में किसी क्षण पर प्रक्रम की दिशा को बदला जा सकता है। यानी कि यह प्रक्रम ऐसा होता है कि इसमें मतलब हम कोई भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो इससे क्या होता है, किसी क्षण पर जो प्रक्रम की दिशा होती है बदली जा सकती है। प्रक्रम की यह प्रक्रिया जो होती है धीमी होती है, धीमी गति होती है इसकी, और इसे आदर्श प्रक्रम भी कहते हैं, आइडियल प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। जब बर्फ जल में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा दी जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई बर्फ है, उसमें ऊष्मा दी तो पानी भी चेंज होगा ना, ठीक है ना। और जल जब इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है और फिर से वापस किसमें चेंज हो जाती है, बर्फ में। तो यह क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह प्रक्रम अग्र तथा इसमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना, तो इस तरह आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल प्रक्रम में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या होगा इसके बारे में,
तो जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ अग्र दिशा में हमारी जो प्रक्रम होता है संपन्न होता है, अग्र दिशा में संपन्न होता है पहली बात, ठीक है, अग्र दिशा में संपन्न होता है पहली बात, ठीक है ना। आगे बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय प्रक्रम। और यह प्रक्रम क्या होता है, इसमें दोनों साम्य में नहीं होते। सिस्टम एंड सराउंडिंग डोंट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था में नहीं होते। और यह प्रक्रम क्या होता है, तेजी से होता है, तीव्र गति। अगले बात करें तो जो हमारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतः। स्वतः यानी कि इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः प्रक्रम होते हैं। अगले की बात करें तो सभी प्राकृतिक जो प्रक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, यानी कि दूध से दही बनना प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं। नेक्स्ट बात करें रुद्धोष्म प्रक्रिया प्रक्रम की, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि वह निकाय जिसमें जो निकाय वह परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, ठीक है ना। इस निकाय की जो अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी निकाय, कोई भी निकाय है तो उसमें ऊष्मा बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान के बदलाव से, ऊर्जा के बदलाव से, कार्य के बदलाव, कार्य करने से, ठीक है ना। जब निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तो ऊष्मा उस समय वह कारक होती है जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती हो। यानी कि मान लीजिए कोई निकाय है उसमें ऊष्मा दी जा रही हो, यानी कि आदान प्रदान हो, तो वहाँ पे जो ऊष्मा ही ऐसी मतलब कारक होती है, यानी कि जो तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें चेंज करे, ठीक है ना। इसमें क्या द्रव्य व ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, का एक्सचेंज नहीं होता। अब आगे बात करें तो रुद्धोष्म निकाय जो है हमारा, आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे क्या है कि Q बराबर 0 हो जाएगा। Q बराबर 0 हो तो आपका रूल क्या कहता है हमारा, क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, ये हमारा क्या फर्स्ट लॉ होता है। आपको पता है फर्स्ट लॉ यही होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उस हिसाब से क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क का, एडियाबेटिक से। तो हमारा फॉर्मूला होगा किसका, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। अब बात करें कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, FLDT, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLDT। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का को उत्पन्न व विनाश नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न व विनाश नहीं किया जा सकता है। यानी इसे ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस हिसाब से यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या नियम। अब इससे निष्कर्ष क्या निकली कि यदि किसी स्थान पर एक प्रकार की ऊर्जा मतलब नष्ट हो रही है तो दूसरे स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न भी हो रही है, और किसी मतलब मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके, ठीक है ना। वो कमियां क्या थी कि जिसमें अवशोषित ऊष्मा होती थी उसको कार्य में परिवर्तित करता है, परंतु कार्य की दिशा को उस नियम से समझाया नहीं जा सकता है, कार्य की दिशा को समझाया नहीं जा सकता है, कार्य की दिशा को समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। बात करें विलगित तंत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा और आंतरिक जो ऊर्जा होती है खर्च होती है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जो तंत्र में क्या होता है कि जो हमारी ऊष्मा होती है उसका आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है यह नियम भी समझा नहीं पाया है विलगित तंत्र के बारे में। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम था वह स्वतः और अस्वतः प्रक्रम को भी नहीं समझा पाया कि स्वतः प्रक्रम क्या होता है और असतः प्रक्रम क्या होता है, इन सब के बारे में भी नहीं समझा पाया। स्वतः वह अस्वतः प्रक्रम
के बारे में नहीं समझा पाया। कौन नहीं समझा पाया? यह नियम। बात करें जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ के बारे में, ऊष्मागतिकी का जो हमारा शून्य नियम होता है वो क्या कहते हैं? तो इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसे। उसमें बोलता है कि यदि दो निकाय अलग अलग, यानी कि एक निकाय फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि यदि एक निकाय फर्स्ट निकाय जो है थर्ड निकाय के साथ क्या है, साम्य अवस्था में, साम्य में, और सेकंड भी क्या है, थर्ड के साथ साम्य में, तो जो हमारे फर्स्ट और मतलब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है वो भी क्या होंगे, साम्य में। तो ये हमारा नियम है, बहुत ही आसान है, इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक कौन कौन सा बच रहा है? एंथैल्पी के बारे में बच रहा है थोड़ा सा, एंथैल्पी के बारे में, और हमारा एंट्रोपी के बारे में, और लाप्लास का नियम और हेस का नियम, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।